क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस दुनिया का एक नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकया। मैं एक मुंह से हाथ लगाना तो मेरा गला ढल गया। जो सबसे सख्त सजा हो वो दे। फांसी लग गई मैं थानिया। कैसे बख्शा जाएगा? आप मुद्दई हैं इस मुकदमा के। नफरतों की आतिश में सुलगते रिश्तों की एक अलमनाक कहानी। सर जो हालात वाकयात हैं ना वो मशकूक नजर आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी किस साइड पे जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? आपकी रिपोर्ट फाइनल कीजिए, हमने कहा आपको एक दफा दिला दें। अच्छा, जो हमारे इस मुआशरे के माथे पर कलंक की मानद है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 97। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 56। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार कोई केस मंजर-ए-आम पर नहीं आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 969। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं दुनिया के तमाम नाजरीन से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें इस वबाई मर्ज को रोकना है। इस वबाई मर्ज से खौफज़दा नहीं होना, बल्कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। यानी एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। अब जैसे इस वक्त रिमोट को आपने छुआ है, आप इस बात को मलहूज़ खातिर रखिए कि रिमोट को दूसरा आदमी छूने से पेशतर सैनिटाइज ज़रूर कर ले। नाजरीन, हमें अपने आप को सिक्योर करना है, अपने ख़ानदान को, अपने वतन को, अपने शहर को, और जब ही जाके हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। खुदा हमारा और आपका हमेशा हामी और नासिर रहे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं पाकिस्तान के इलाके बक्खर की जानिब। यानी बक्खर की हुदूद में एक ऐसा अजीब व गरीब सानहा, एक ऐसा वाक़या
रूनुमा हुआ कि जिस वाक़े को देखने के बाद, जिस वाक़े को रिकॉर्ड करने के बाद मैं आज अभी भी ये सोच रहा था कि मैं इस वाक़े की इब्तिदा कहाँ से करूँ। आप यकीन मानिए, जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी रुदात है कि जो रुदात किसी गैर ने नहीं लिखी, बल्कि एक नाआक़िबत अंदेश कम अक्ल बाप ने एक ऐसा वाक़या तहरीर कर दिया कि जो हमारे जहनों पर नक्श होकर रह गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसान इन दुनियावी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए किस मोड़ तक जा सकता है। हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल ये अहवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज हम जिक्र कर रहे हैं जिला बक्खर का। बक्खर एक सहराई शहर है। दरियाए सिंध के नशेब में वाक़े, जिसकी अपनी तहजीब, अपनी ही सकाफत और अपना ही रंग है। याद रहे कि दरियाओं के दामन में परवान चढ़ने वालों का मिजाज हमेशा ही से मुख्तलिफ होता है और दरियाए सिंध के दामन में रहने वाले लोगों की अपनी ही एक दास्तान है। और नाजरीन, इस लम्हे हम जिक्र कर रहे हैं दौर कदीम का, यानी जब लोग हमेशा ही अपने खानदानों के साथ उस मकाम पर रहना पसंद करते रहे जहां पानी इफरात से मयस्सर हो। इसीलिए मुख्तलिफ दरियाओं के दामन में मुख्तलिफ खानदान आबाद रहते चले आए हैं। इसी बक्खर के इलाके से गुजरने वाले दरियाए सिंध के दामन में भी सैकड़ों खानदान रिहाइश पजीर हुए। हम जिक्र कर रहे हैं दर्जनों दहाइयों पहले का कि जब जो ताकतवर हुआ वो अपने से कमजोरों पर हमलावर होकर अपना तसल्लुत कायम करता चला गया। ऐसी ही जंग व जदल और मुख्तलिफ हमलावरों की शरंगेजियों से परेशान होकर नक्ल मकानी की खातिर सैकड़ों खानदान अपने तमाम तर साजो सामान के हमराह अपनी अपनी कश्तियों को बहते दरिया की मौजों के सुपुर्द कर दिया कि जहां कहीं सुकून का मकाम नजर आएगा वहां कयाम करेंगे। और उनकी नाव पानियों में बहती चली गईं। ऐसे में नहीं मालूम कितने शब रोज बीत गए, कितना वक्त गुजर गया। और जब बहते बहते इनकी कश्तियां खुद ब खुद एक किनारे से जा लगीं, तो बस वहीं उन्होंने अपने अपने आशियाने तामीर करना शुरू कर दिए। चूंकि दरियाओं के नाते आने वाले खानदान बहकर यहां पहुंचे, इसी लिहाज से इस इलाके का नाम बहकर रख दिया गया। और नाजरीन, इसके बाद जमानों के तब्दील होते होते तारीख के औराक के पलटते पलटते ये बस्ती बहकर से बक्खर में तब्दील हो गई। याद रखने की बात यह भी है कि यह सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अल्फाज गलतुल आम होते होते अक्सर यूं ही बिखर जाते हैं। एक तारीख यह भी मिलती है कि सैकड़ों साल पहले इस शहर के बानी बक्खू खान बलोच के नाम से मौसूम ये इलाका बक्खर कहलाया। वल्ला आलम बिस्सवाब। दूसरी बात यह कि बस्ती सयाल भी इसी बक्खर में आबाद है, जिसमें तकरीबन 2000 साल पुराने नवादरात दस्तयाब हुए हैं, जिससे इस बक्खर के बारे में यह बात वाज़ेह होती है कि इसकी तारीख कितनी कदीम होगी। जुनूबी पंजाब का इलाका होने के नाते यहां की जबान सराइकी है। याद रखने की बात है कि जमाने कदीम में बक्खर इंतहाई खुशहाल इलाका रहा है
मुगल बादशाह हुमायूं ने भी कुछ अरसा इसी बक्खर में क़याम किया, जिस दौरान इसने अपनी बेटी दिलकुशा के नाम पर एक बहुत ही खूबसूरत बाग तामीर करवाया, जो आज भी मौजूद है। तारीख के नक़ूश ये भी जाहिर करते हैं कि मेहरुन निसा अल मारूफ नूरजहां इसी बक्खर में पैदा हुई, जो बाद में मुगल शहनशाह जहांगीर की मलिका कहलाईं। हम ये भी बताते चलें कि बर्रे सगीर में दाखिल होने वाले तमाम हमला आवर इसी बक्खर के नाते दाखिल हुए। 1982 में इस बक्खर को जिले का दर्जा दे दिया गया, जिसमें शामिल हैं बक्खर, कुलूरकोट, दरिया खान और तहसील मनकेरा। मनकेरा पूरे पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, जिसका रकबा है 8000 मुरब्बा किलोमीटर। गंदम, गन्ना और चना यहाँ की अहम तरीन फसलें हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चने की काश्त यहीं होती है। आज बक्खर की आबादी तकरीबन 16.5 लाख से भी जायद है। बक्खर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी एक हिस्सा कच्चे का, दूसरा निहायत ज़रखेज़ इलाका और तीसरा मुकम्मल एक सेहरा है। नाजरीन, बक्खर का नाम आते ही हमारा जहन गुज़िश्ता बरसों यहां बनाए हुए एपिसोड्स की जानिब जा पहुंचा। हमने कुछ ऐसे एपिसोड्स बनाए कि जो आज पूरी दुनिया की तारीख का हिस्सा है, यानी इंसानी गोश्त खाने वाले आदमखोरों की दास्तान। नाश्ते कब से खा रहे हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अब तक कितने नाश्ते खा चुके हो? बस जी याद नहीं मुझे हमारा। ये कोई किताबी बातें न थीं, बल्कि हकीकत और सच्चाई एक एक लफ्ज से आया थी। चाहे हम यहाँ का शहर बल्कि मोहल्ला सब तंग है इन लोगों से। इनका कोई कानून बनाया रिजा साहब, मेहरबानी होगी आपकी। आप हुकूमत को इल्तजा करते हैं, हम सीएम साहब को इल्तजा करते हैं कि कानून बना के इनको कड़ी नाक सजा दी जाए। हम सोचने लगे कि कैसे थे वो इंसानी जान के दुश्मन। जो पिछली दफा तुम्हें गिरफ्तार किया था और तुम्हारे घर से जो सूप निकला था जी सर, टखने का, जी सर, वो किसका, कौन था? वो लड़की थी सर। कितने दिन वो पहले फौत हुई थी? 1-2 दिन पहले सर। तुम्हें पता चला था कि ये अब फौत हुई है? ताज़ा खबर थी जी, इसलिए हमें पता था। और इस बार हम इसी बक्खर में होने वाले एक ऐसे दिलखराश हैरतनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही अपनी टीम के हमराह यहां आ पहुंचे कि दुनिया का ये चलन और इस मुआशरे में बसने वाले आज भी कुछ लोग जिंदगी के किस मोड़ पर जा खड़े हैं। 17 फरवरी 2020, थाना मनकेरा, जिला बक्खर, FIR नंबर 34/20, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365 और 302 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। नाजरीन, ये एक अजीब व गरीब केस है, एक ऐसा वाकया कि शायद इससे पहले ना आपने सुना हो ना देखा हो। एक शख्स सिर्फ नफरतों को परवान चढ़ाने की खातिर उस मंजिल तक जा पहुंचे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहां रिश्ते नाते ताल्लुक मांद पड़ जाएं, एहसासात और जज्बात नफरतों की सुलगती आतिश में जलकर राख हो जाएं, रगों में गर्दिश करने वाला अपना ही खून जब सर्द पड़ जाए, तो शायद ये सब कुछ मुमकिन है। मैं इकरी मुंह से हाथ लगाना तो मेरा गला ठर गया। जो सबसे सख्त सजा हो वो दे। फांसी लग गई मैं तानिया। कैसे बख्शा जाएगा? नाजरीन, ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ हम आपको बताते हैं। हाँ बेटे, क्या मसला है? 15 की कॉल आपने की थी? हाँ, आप बैठ जाए। एक शख्स यूं ही इलाका SHO थाना मनकेरा के रूबरू पेश हुआ। सर, मैं बच्चे को छोड़ के चला गया अड्डे पे, और वापसी मुझे कहा कि बच्चा नहीं मिला। फिर मैं कह रहा तलाश शुरू की, बच्चा नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो इधर छोड़ के गया जी। इसने बताया कि इसके 2 साला बेटे को कोई उठा कर ले गया है,
मासूम बच्चे का जिक्र सुनते ही ये इसी जानिब मुतवज्जो हो गए। 67 में अभी तक कोई पता नहीं चला, किसी आदमी ने भी नहीं बताया वे कहाँ फिर। अब कार्रवाई करवानी है, ठीक है, मुहर्रिर को बुला, चलो आपका पर्चा दर्ज करवाते हैं। इसकी दरख्वास्त लिखवाएं और इसका पर्चा दर्ज करें। इनका बच्चा गुम हुआ है, किसी ने ये कहता है कि कुछ हो सकता है, किसी ने अगवा कर लिया हो। मालूमात की आगाही के साथ ही इसे फौरी तौर पर उस कमरे की जानिब भेजा जाने लगा कि जहां एफआईआर का इंदराज होगा। तमाम तर तफसीलात के दर्ज हो जाने के बाद कानून के एहलकार मजीद मालूमात हासिल ये करना चाहते थे कि इनको किसी पर शक तो नहीं कि इनका बच्चा कौन उठाकर ले गया। खोए हुए 2 साला बच्चे रहमान की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया और कुछ सादा लिबास एहलकारों को उसी इलाके, उसी महल्ले, उसी घर के कुर्ब जवार में भेजा जाने लगा। और कुछ कानून के एहलकार उसी घर जा पहुंचे जहां से बच्चे के गायब होने की इत्तला मिली। यहां जो मालूमात यकजा हुई वो बे इंतहा हैरान कुन थीं कि मुद्दई मुकदमा गुलाम रब्बानी पहले से शादीशुदा बीवी बच्चों वाला था। कई बरसों बाद यहां इसी घर से एक लड़की को भगा कर ले गया और नहीं मालूम कितने महीनों उसने पोशीदा रखा। 4.5 मंथ का है। जी। अच्छा, तो आपने उसकी जो पहले शादी थी, जी जी, उसमें से उसके कितने बच्चे थे? उसमें से 2 हैं उसके। पहली शादी में से 2 बच्चे हैं? जी। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी? मतलब आप लोगों ने, आपके वालिदैन ने की थी? नहीं, वालिदैन ने नहीं, उसने मतलब ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ। अच्छा। हालांकि मुझे नहीं पता था मैरिड का, मुझे बाद में पता चला कि 2 माह हो गए थे मेरी शादी को जब मुझे पता चला कि मैरिड है भी, इसके एक बच्चा है और एक होने वाला है डिलीवरी। अच्छा। हाँ जी। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਤਲਾਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 87 ਚੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। घर वालों ने बयान किया कि हम लड़की को ढूंढते रहे लेकिन उसका कहीं कोई पता न चला। तवील वक्त बीत जाने के बाद गुलाम रब्बानी हमारी लड़की के साथ इस घर में आया और बयान किया कि मैं इससे शादी कर चुका हूं। और कुछ ही अरसे बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि लड़की को मजबूरन अपने इसी घर वापस आना पड़ गया और अब वो लौट कर उसके साथ नहीं जाना चाहती। गुलाम रब्बानी कई बार यहां इसे लेने आया लेकिन इसने साफ मना कर दिया। सर मैं तो असल पूछें तो चौथे महीने की 16 तारीख को इस बच्ची को लेके आया हूँ उसके पास से। उसके बाद मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं और मैं उसको जुआई मानता ही नहीं। सही। क्योंकि वो उसने काम ऐसा किया, बच्ची को ले गया बरगला के, अच्छा काम तो नहीं। और इसको भी कई माह बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि याद रखिए वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुकम्मल जराइम पेशा है। अपना मकसद हासिल करने की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। कानून के एहलकार ये तमाम बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गए। जी सर। क्या बना वो? सर ये जो पर्चा दर्ज करवाया है ना, कोई इसके हालात मशकूक है। ये इसी की तरफ जाते हैं कि शायद इसी ने खुद कुछ जो कुछ ढोंग रचाया है ना,
اس نے خود کر گیا ہے، ربانی کیا، اس کی طرف جا رہا ہے دیپک. سر جو حالات واقعات ہیں نا وہ مشکوک نظر آ رہے ہیں. اس لڑکے کی کوئی ریپوٹیشن بھی اچھی، اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں. تمام تر ہونے والی گفتگو کے اختتام پر یہاں موجود اہلکار شش و پنج کا شکار ہو گئے کہ جو کچھ اس نے لفظوں میں بیان کیا اس کا چہرہ اس کی عکاسی نہیں کر رہا تھا. Criminals Most Wanted. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بکھر کے علاقے میں ہونے والی جرم کی ایک ایسی داستان کہ شاید اس سے پہلے دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہو نہ سنا ہو. جہاں رشتے ناتے تعلق ماند پڑ جائے تو وہاں احساسات و جذبات نفرتوں کی سلگتی آتش میں جل کر راکھ ہی ہو جاتے ہیں، اور یہاں سب کچھ ایسا ہی ہوا. قانون کے اہلکاروں نے اس گھر سے جو کچھ معلومات حاصل کیں اسی کے ناطے حکمت عملی طے کر دی گئی. پولیس اسٹیشن منکیرا میں درج ہونے والی FIR نمبر 34 کے تحت 2 سالہ بچے رحمان کے اغوا کی بابت قانون کے اہلکار اسی جستجو میں تھے کہ کوئی اغوا کا کیس تو ہو نہیں سکتا، تو پھر آخر یہ سب کیا ہے؟ جی ڈی ایس پی صاحب بتائیں کہ کیا اس میں پروگریس ہے؟ سر اس میں ہم گاؤں سے ہم نے پتہ کیا ہے، یہ جو ہمارا کمپلیننٹ بنا ہوا ہے جو کہتا ہے میرا بچہ غائب ہے، اس کی جرنل ریپوٹیشن بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی شادی سے اس کے 2 بچے ہیں، دوسری بیوی سے 1 بچہ ہے، اور وہ جو دوسری بیوی ہے وہ عرصہ 4 ماہ سے ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی. سوچنے لگے کہ اس کیس کو کہاں سے شروع کیا جائے. پہلی بیوی کی اور اس کے جو سالے ہیں ان کو بھی بلوا لیں، ان کو بھی انٹروگیٹ کر لیں آپ، اور اس کی جو لوکیشنز ہیں وہ آپ ضرور اس میں چیک کریں کہ اس کی اس ٹائم لوکیشنز کہاں پہ آتی ہیں، جو یہ کہاں پھرتا رہا ہے اس دن شام کو، اور یہ بچے کو چھوڑنے کے بعد یہ کس جگہ پہ گیا ہے، اور پھر اس کا موبائل جو ہے اس کا فورینزکلی بھجوا دیں، اور اس کے جو اس میں اویلیبل ڈیٹا ہے اس کا CDR وغیرہ لے کے اس کا ایک انالیسس ضرور کروا لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ ورک آؤٹ کریں، اور یہ لازمی ورک آؤٹ ہونا چاہیے. ہمارا یہ بڑا سینسٹیو قسم کی یہ کرائم ہے 2 سالہ بچے کے ساتھ، اور اس کو فار شور جو ہے وہ ہونا چاہیے. ورک آؤٹ کر کے مجھے بتائیں آپ. اور یہ تمام احوال شک و شبہات کو جنم دینے لگا. اسی علاقے کے مختلف مقامات پر سادہ لباس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا تاکہ خاموشی سے وہاں کے حالات سے آگاہی ملتی رہے. اب بالکل ہی ایک نئی راہ پر قانون کے یہ اہلکار تفتیش کر رہے تھے. اور اچانک ہی غلام ربانی آتا دکھائی دیا، جس کے چہرے پر نہ ہی کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی صدمہ. ایک سادہ لباس اہلکار آنے والے اس شخص کا بغور جائزہ لینے لگا، اور موبائل فون کے ناطے تمام اطلاعات آگے بڑھاتی گئیں. اور اسی درمیان قانون کے اہلکار آ پہنچے. کیرا پولیس اسٹیشن پہنچنے کے ساتھ ہی فوری طور پر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. سب سے پہلے قانون کے اہلکار اس سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کیس کا اصل پہلو کیا ہے. کدھر ہے بچہ؟ نہیں پتا سر. بچہ آپ نے غائب کیا ہوا ہے، سمجھے؟ جھوٹ بول رہے ہو سر. آپ بھی مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں سر. بچہ بھی میرا گم ہوا ہے. پریشر کا کیا مطلب ہے؟ جب سیدھی بات کرتے ہیں تو یہ پریشر ڈالنا ہوتا ہے. اس کو باتیں بہت زیادہ آتی ہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، سمجھے؟ 2-3 گاؤں سے ہم نے پتہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی بچہ اس کے اندر ہے، اس نے کی دائیں بائیں کیا ہوا ہے. کیوں نہیں اپنا بتاتے سیدھی طرح؟ کدھر ہے بچہ؟ بتائیں. نہیں سر پتہ نہیں. بتانا پڑے گا آپ کو. ناظرین، اس شخص نے کئی رنگ بدلے، کئی روپ دھار لیے،
मगर असल हकायक खुलकर सामने ना आ पाए। जब इससे पूछा गया कि तुम्हें शक किस पर है, तो इसने अपनी दूसरी बीवी के भाइयों का नाम लिया कि जिसने मेरी बीवी को मेरे पास आने से रोका, वो मेरी पहली बीवी की औलाद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका दूसरी बीवी से इख्तलाफ है और आप उसे अपने पास ले आना चाहते हैं, तो उसका यह तरीका है कि बच्चे को गायब करके और उसके भाइयों को फंसाया जाए। सर ये नहीं सर, जो मेरा बीवी है ना नहीं इसकी, ये उसके भाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई करवाना चाहता है। ये सब झूठ बोल रहा है। ये चाहता है कि प्लानिंग वो अंदर हो जाएं और अपना जो है बच्चे को खुद इसने गायब किया या गला दबाया या कहीं मार दिया या गायब किया हुआ है। बच्चा इसके पास ही है। नहीं सर, बीवी के साथ मेरा कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है, ना कोई। आखिरी दफा तुम्हें कह रहा हूं कि बच्चा चाहिए। इसका रवैया भी ठीक नहीं है। बच्चा इसी के पास है। देखें ना इसकी फेस रीडिंग देखें। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो इसके चेहरे के खतो खाल देखें। बताएं यार, बताएं, ज्यादा टाइम जाया ना करें, समझे? बताएं। अंदर है आपके अंदर कुछ है? तुम अगर ये कहते हो कि मेरे साले ने बच्चा अगवा किया है, तो हम इस मसले में तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम ये बताओ कि बच्चा कहाँ रखा हुआ है। अगर सर मैं आपको बच्चा बता दूंगा, आप मेरा साथ देंगे? अच्छा, लो जी, ये कुछ बात तो निकल आई है ना। बिल्कुल साथ देंगे तुम्हारा। बच्चा कहाँ है बताएं? हम बच्चा दे दें, आपका साथ दे देंगे, आप जैसे कहेंगे कर देंगे। एक मिनट ठहरा, बताएं, जल्दी करें। बताएं यार, बताएं किधर है बच्चा, किधर है? हम आपके साथ हैं। आप पूछ रहे हैं यार, सही बताएं ना। जहाँ रखा हुआ है वो बताएं, जहाँ रखा हुआ है वो बताएं, वो कहाँ है। ये तमाम तर बयानात शक व शुबहात को और मजबूत तर करते चले गए। किधर रखा हुआ है बच्चा? बोलते नहीं आप। बच्चा कैसे किधर है डेड बॉडी बच्चे की? इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ने लगी, इसने जो कुछ बताया, ऐसा लगने लगा कि जैसे यहां मौजूद लोगों के सीनों से दिल बाहर निकल आए हों। सर सारा मैंने अपनी बीवी के कहने पे किया है। कौन सी बीवी? नबीला के सर। उसको क्या मतलब था आपके बच्चे मारने से? वो कहती थी झूठ बोल रहे हो आप। इन बच्चों को छोड़ दो, कह रही थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के भाइयों पर एफआईआर कराने की खातिर इस मनहूस कमबख्त नाक़िबत अंदेश शख्स ने अपने 2 साला मासूम बच्चे को भेंट चढ़ा दिया। जब इससे पूछा गया कि इसने ये सब कुछ कैसे किया, तो जैसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा इसकी आंखों में समा गया। इसने कहा कि मैंने अपने बेटे को घर के पास नहीं उतारा, बल्कि उसे मोटरसाइकिल पर लेकर मैं सूखी हुई नहर की जानिब चल दिया और फिर एक मकाम पर आकर मैंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरकर चारों जानिब का जायजा लेने लगा। हर जगह खामोशी और सन्नाटे थे। इसके बाद मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और सूखी हुई नहर की जानिब चल दिया। और इसके बाद मैं सूखी हुई नहर के दरमियान उतर गया। इस मोड़ पर हम टेलीविजन देखने वाले अपने तमाम दुनिया के नाजरीन से ये गुजारिश करते हैं कि कमजोर दिल हजरात और बच्चों को इस एपिसोड का ये हिस्सा हरगिज हरगिज न देखने दें, क्योंकि हकीकत और सच्चाइयों में बड़ा कर्ब छुपा होता है। इसने कहा कि मेरे दिमाग पर इतना दुश्मनी का गुबार सवार था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जबकि मासूम बच्चा बार बार मुझसे कह रहा था कि बाबा मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद मेरा हाथ उस वक्त रुका कि जब उसकी सांस टूट चुकी थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। नाजरीन जरा सोचिए तो सही कि इस हादसे, इस सानहे, इस वाक़े को आप क्या नाम देंगे? हम जो भी नाम दें, मगर वो जालिम जाबिर ही कहलाएगा। अब तुमने निशानदेही करानी है कि किधर है डेड बॉडी बच्चे की। जिस आदमी को अपने खून की पहचान और रिश्तों का पास न हो,
हमेशा ऐसे ही लोग इंसानियत के माथे पर कलंक की मानंद नजर आते हैं। किधर है डेड बॉडी बच्चे की? जल्दी बताओ किधर रखी है? सर फेंक दिए। कहाँ फेंकी है? कहा मैंने वैसे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ क्या रखा है, बोले किधर है लाश? सर नहर में फेंक दिए। हैं? कौन सी नहर? पक्की नहर में सर। नहर में पानी था? नहीं सर। कोई आबादी है, नहीं है, जंगल है, क्या है? कच्ची नहर है सर। चलें। इसके फौरन बाद एक लम्हा जाया किए बगैर कानून के एहलकार इसे लेकर मौके वारदात की जानिब रवाना होने लगे। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां मुस्तकिल मौके वारदात की जानिब जा रही थीं। Criminals most wanted. मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां मुस्तकिल मौके वारदात की जानिब जा रही थीं। दही के बाद इसी राह पर गाड़ियों को रोक लिया गया। नाजरीन, इस लम्हे हर एहलकार गुस्सा और जुनून की बुलंदियों पर था और हर एक दूसरे से यही कह रहा था कि कैसा बाप है ये। और आखिर मौका नजर आने लगा, यानी वो मकाम के जहां जुर्म सरसद हुआ। हर एक बेचैनी और बेकरारी में इसी अतराफ घूमने लगा। एक मासूम, कमजोर और नातवा से बच्चे की लाश इस सूखी हुई नहर के दरमियान मौजूद थी। आंसू रोने लगा और साथ ही मौजूद इस मुल्जिम के चेहरे पर निदामत की एक लकीर नजर न आई। आंख से एक आंसू न बहा। कानून के एहलकार इस नन्ही सी लाश को हाथों पर उठाए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आसाब जवाब दे गए। यहां जितने भी यूनिफॉर्म में लोग मौजूद हैं, यकीनन कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई और कोई किसी का बाप है। और नाजरीन, इसी तरह तफ्तीश के ये मराहल इस मोड़ पर आकर इख्तिताम पसीर हो गए। नाजरीन, एक बात समझ में नहीं आती कि इस जहान में लोग जिंदगी पाकर जिंदगी गुजारना क्यों नहीं सीख पाते। इस मोड़ पर हम आला अदालतों से यह जरूर गुजारिश करेंगे कि ऐसे जराइम पेशा नासिर को सख्त तरीन सजाओं का सामना होना चाहिए, ताकि जुर्म का ऐसा पहलू दोबारा कभी आश्कार न हो। बखर के थाना मनकेरा में ये जो वाक़या पेश आया है, जिसमें बाप ने अपने 2 साला बेटे को अपने हाथों से सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपनी बीवी, रूठी हुई बीवी को मनाने की खातिर और उसके जो भाइयों को फंसाने की खातिर ये सब कुछ करना चाह रहा था। जब मुझको इस बात की खबर मिली, आप यकीन जानें कि मैं पुलिस अफसर होने के बावजूद मैं इतनी दिल खराश और इतना दिल बर्दाश्ता हुआ इस बात के ऊपर कि इस सोसाइटी में इतने सफाक लोग भी हैं जो एक छोटी सी बात के लिए अपने जिगर को, अपनी औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर सकते हैं। और ये वाक़या सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि इस्तग़फ़ार के हमारी सोसाइटी किस साइड पे जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने करना ये होगा कि हम इसके बाद ये वाइंड अप करके फिर अगला प्रोग्राम कर लें। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि बखर में जुल्म बर्बरियत का एक तमाशा किस तरह रचाया गया, और आपने दौरान तफ्तीश, दौरान इंटेरोगेशंस ये भी सुना कि उस जालिम ने अपने इस जुर्म के इकरार में क्या कुछ बयान किया। नाज़रीन, इसके बाद समझ में नहीं आता कि हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिससे
हमारे दिल को चैन करार नसीब हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।